Welcome dear friends. In this video we will discuss preposition portion of CSS English paper of the year 2021. So let's start. Sentence number 1 is the knavish wolf was able dash convince the pig to let him dash his home. Correct prepositions here are to and into. यहाँ पर जो prepositions to और into यूज़ हुए हैं तो इनके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी ऐसे वर्ब्स की बात करते हैं जो कि डायरेक्शन या रिसिपिएंट ऑफ एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं तो उस वक्त हम उन वर्ब से पहले टू यूज़ करते हैं। जो प्रीपोजिशन आएगा उनसे पहले दैट विल बी टू। इस केस को अगर हम देखें तो इस केस में जो एक्शन है कन्विंसिंग की वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द पिग, इसी वजह से प्रीपोजिशन टू यूज़ होगा। इसका इस तरह बनेगा कि द नेविश वोल्फ वाज एबल टू कन्विंस। फिर दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ जाते हैं इनटू। तो इनटू के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम मोमेंट इंडिकेट करना चाहते हैं इस तरह के मोमेंट को जो कि इनसाइड समथिंग हो, किसी चीज़ के अंदर की तरफ मोमेंट हो, तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे दैट विल बी इनटू। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो वोल्फ है वो घर के अंदर जा रहा है या घर के अंदर जाना चाहता है, तो इसी वजह से जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट विल बी इनटू। तो जो पूरा सेंटेंस बनेगा दैट विल बी द नेविश वोल्फ वाज एबल टू कन्विंस द पिग टू लेट हिम इनटू हिज होम। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लुक दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज अप। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन अप यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर डिक्शनरी की बात हो रही है और डिक्शनरी में एक लफ्ज़ को ढूंढा जा रहा है। तो जब भी हम डिक्शनरी में या किसी रेफरेंस सोर्स में किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो उसके लिए हम जो प्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ लुकअप। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी अप ही आएगा। आई लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई नीड टू लर्न दीज वर्ब्स डैश हार्ड डैश टुमारो। करेक्ट प्रीपोजिशंस हियर आर बाय एंड बाय। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशंस यूज़ हुए हैं बाय एंड बाय, दोनों सेम ही प्रीपोजिशंस है लेकिन दोनों अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है। जो पहला बाय है तो ये असल में इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि इंग्लिश का एक ईडियम है बाय हार्ट और इसका मतलब है किसी चीज़ को मेमोराइज करना या किसी चीज़ को याद करना। अब चूँकि सीखने की बात हो रही है, एक बंदा है वो वर्ब्स को सीख रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन बनती है इस ईडियम को कंप्लीट करने के लिए दैट इज़ बाय, मतलब बाय हार्ट मतलब याद करना। अब जो दूसरा प्रीपोजिशन है वो एक अलग कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। जब भी हम किसी टाइम लिमिट या डेडलाइन को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उस वक्त जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे दैट विल बी बाय। अब अगर इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो बाय यूज़ हुआ है वो असल में एक टाइम लिमिट को डिनोट करता है और वो टाइम लिमिट है टुमारो, मतलब कल तक इसने ये वर्ब जो है याद करने हैं। तो जो हमारे साथ पूरी सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई नीड टू लर्न दीज वर्ब्स बाय हार्ट बाय टुमारो। द मोग इज रेडोलेंट डैश द अडर ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑफ। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो मोर यूज़ हुआ है तो मोर मुर्दाखाने को कहा जाता है और जो रेडोलेंट है तो रेडोलेंट स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्रेगरेंस रेमिनेसेंट ऑफ समथिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि जो मोर्ग है या जो मुर्दाखाना है वो जो डिसीज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जिनकी जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनकी जो बू होती है वो उससे बरी होती है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ हम यूजुअली या कॉमनली यूज़ करते हैं आफ्टर रेडोलेंट टू इंडिकेट व्हाट द सेंट और अडर इज रेमिनेसेंट ऑफ। जब भी हम बू की बात करते हैं अडर की, शायद वो जो है ना अच्छी बू हो, मतलब खुशबू हो या बदबू हो, लेकिन उसके लिए फिर जो प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी ऑफ। नेक्स्ट इज ही इज कोजिटेटिंग डैश सम मीन्स ऑफ रिवेंज। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन ऑन यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें एक फ्रेज बन रही है दैट इज़ कोजिटेटिंग ऑन। कोजिटेटिंग ऑन के माने है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, यानी थिंकिंग डीपली और पॉन्डरिंग अबाउट समथिंग। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या कंटेम्पलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या आइडिया के बारे में तो उस वक्त जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है दैट इज़ ऑन, जो कि इंडिकेट करती है टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ द थॉट्स।
इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो जो बंदा है या जो भी इंडिविजुअल है वो मीन्स ऑफ रिवेंज के बारे में सोच रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन बनेगी दैट विल बी ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज रेटिसेंट डैश डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज टू। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन टू यूज हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वर्ब है रेटिसेंट, रेटिसेंट के साथ अक्सर जो प्रीपोजिशन आता है दैट इज टू बिफोर एन इन्फिनेटिव वर्ब प्रेजेंट इंडिकेटिंग समथिंग समवन इज हेजिटेंट और अनविलिंग टू डू। ये हमें रिफ्लेक्ट करता है रिलक्टेंस और इनहिबिशन felt towards the action expressed by the infinitive. Next sentence is his body is impervious dash moisture. Correct preposition here is to. अब यहाँ पे जो preposition to यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी वर्ब impervious सेंटेंस में यूज़ होता है और when it is followed by something जिसको ये resist करता है या इससे ये असर नहीं लेता, तो उस वक्त जो impervious के बाद preposition आएगा that will be to। इस केस को अगर हम देखें तो इस केस में मॉइस्चर की बात हो रहा है कि जो बॉडी है वो मॉइस्चर को रेजिस्टेंट है, मतलब मॉइस्चर उस पर कोई असर नहीं करती, तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी टू। नेक्स्ट इज अहमद अप्लाइड डैश द बैंक फॉर अ लोन। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज टू। यहाँ पर प्रीपोजिशन टू इसलिए यूज हुआ है कि जब किसी चीज़ के लिए अप्लाई की बात होती है, जिस तरह के लोन के लिए, जॉब के लिए या मेंबरशिप के लिए, तो आमतौर पर हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। टू इसलिए लगाते हैं कि जो रिसिपिएंट है या डेस्टिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन है उसको इंडिकेट करे। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो सेंटेंस में जो डेस्टिनेशन है वो बैंक है फॉर अ लोन, तो इसी वजह से प्रीपोजिशन टू आया है। अहमद अप्लाइड टू द बैंक फॉर अ लोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।